Hello, welcome to Indian Mastermind Show. Our guest today is a multifaceted personality. He's a cartoonist, he's an author, he's a poet, he's an academician, he's a top executive in corporate world. He has also served in public sector undertakings and he is a well-known media and public relations personality. उन्होंने बहुत ढेर सारे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया है और वो ग्लोबल कंसोर्टियम जो पीआर ऑर्गेनाइजेशंस का है उसके एक पहले एशियन सेक्रेटरी रहे। ही इज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर एन इम्प्रेसिव 20 years. He was the first Indian to earn a doctorate in public relations. His career includes spearheading communications, branding, and event management at Indian Oil Corporation, one of the world's largest Fortune Global 500 companies. Beyond corporate achievements, he has been actively involved in raising public awareness about Right to Information Act and creatively has been using cartooning to explain its significance. आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऑथर भी हैं। उन्होंने आरटीआई के बारे में कई किताबें लिखी हैं जिससे वो एक थॉट लीडर के रूप में उभरे हैं। His contributions to education as well as his roles on academic boards and an honorary professor showcases his dedication to fostering next generation of public relations professionals. In addition to his professional work, he is a poet, feature writer, and a familiar voice on radio and television. It is with great pleasure that we welcome Dr. Ajit Pathak to our show. तो डॉक्टर पाठक बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। डॉक्टर साहब, आप एक कार्टूनिस्ट हैं, ऑथर हैं, पोएट हैं, पब्लिक रिलेशन पर्सनालिटी हैं, आप एकेडमिशियन हैं। इतने ढेर सारे रोल्स आप कैसे मैनेज करते हैं? शायद मैं नहीं, वो मैनेज करता है। एक के बाद एक जो भी विधाएं थी उसमें मेरा इंटरेस्ट हुआ, उससे मैं जुड़ता गया और उसमें आगे बढ़ने का मुझे मौका मिला। तो मैं अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ऊपर वाले की जो मेहरबानी है, जो कृपा है, उस पे भरोसा करता हूँ। बाकी ये यात्रा तो ऐसी थी कि एक साइंस के विद्यार्थी होने के बाद टोटली एक दूसरे डायरेक्शन में मैं आ गया। वही जानना चाहता है, शुरुआत आपकी एज कार्टूनिस्ट हुई थी या एज राइटर? ये करीब करीब एक ही समय था। मैं सेकंड ईयर साइंस में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जयपुर का एक महाराजाज कॉलेज है साइंस का। पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं या साइंस की दिशा में जाऊं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे वो जो डिसेक्शन वगैरह आए, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था कि मैं मेंढक काटूं या कॉकरोच का डिसेक्शन करूं। और वहाँ से मेरा जो टोटल मोटिवेशन था साइंस के लिए, खास करके उन डिसेक्शन की वजह से मैं दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा। और लगभग उसी समय ऐसा हुआ कि मुझे कार्टून बनाने का शौक़ लगा और मैंने बनाया, और बनाते ही मेरा पहला कार्टून राजस्थान के अखबार में छपा। उससे एनकरेजमेंट होके और बहुत जल्दी पॉलिटिकल कार्टूनिंग पे मैं आ गया। तो राजस्थान के राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, ये प्रोमिनेंट पेपर थे, उनमें कार्टून मेरे फ्रंट पेज पे आ जाते थे। तो बहुत छोटी अवस्था में, जब मैं 19-20 साल का था, तो कार्टून छपते थे, तो वो काफ़ी एनकरेज करते थे। तो साइंस ने मुझे मोह कम रहा और मैं इस तरफ ज़्यादा आ गया। और उसी टाइम इंटरव्यूज़ करना, लेख लिखना, परिचर्चाएं करना, रेडियो के लिए कार्यक्रम करना, उस डायरेक्शन में मैं ज़्यादा बढ़ता गया। तो आपको कुछ याद हो तो आपका पहला कार्टून जो था उसका क्या सब्जेक्ट था? मेरा पहला कार्टून, हाँ याद है मुझे, राष्ट्रदूत में वो छपा था। उसमें इलेक्शन के दरमियान था, एक नेताजी मैंने बताए थे, जो अखाड़े में जो पहलवान लोग थे उनको कैंपेनिंग करने के लिए गए और वहाँ उनको बोल रहे हैं कि आप मुझे वोट दें, जिताएं, मैं आपका
जो अखाड़ा है उसको टाइल्स का बनवा दूंगा। ये उस वक्त की मतलब situation नेताजी है। को ये पता नहीं था कि जब अगर टाइल्स का बनवा देंगे तो उसपे जी पहलवानों को चोट लगेगी। जी जी जी, तो मतलब वो शुरुआत थी। प्रॉमिस कुछ भी करते हैं नेता, लेकिन उसका वो मतलब नहीं समझते, फिर भी प्रॉमिस करते चले बिल्कुल। जाते हैं। जी, जी। दैट वाज वेरी अर्ली फेज ऑफ माय करियर। तो सबसे पहले आपने पूछा तो मैं याद कर पाया कि ये कार्टून पहला था। क्योंकि मुझे मुझे भी अभी तक याद है, जो मैंने पहला लेख लिखा था, जो ये डेली पैसेंजर्स होते हैं एमएसटी, हाँ। तो उस पे मैंने लेख लिखा था कि सब उनकी वजह से आम आदमी को रेलवे में कितनी परेशानियाँ होती। खैर, वो क्योंकि पहला लेख, पहला कार्टून आदमी के बहुत बहुत करीब होता है करीब दिल होता के, है, बिल्कुल। इसलिए मैंने पूछा। और फिर आपका ये ट्रांज़िशन फ्रॉम कार्टूनिंग टू जो पब्लिक रिलेशंस था, और ख़ास तौर से आप देश में पब्लिक रिलेशंस में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये कैसे ट्रांज़िशन हुआ? नहीं, देखिए कार्टूनिंग में मैं बहुत जल्दी, क्योंकि जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया मेरे इतने कार्टून छप चुके थे और मैं उसी दिशा में और आगे बढ़ने के लिए यहाँ दैनिक हिंदुस्तान में आया। तब मैं लगभग 21 वर्ष का था और यहाँ जो दैनिक हिंदुस्तान के संपादक विनोद मिश्रा जी होते थे, उनसे मिला। उन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया कि आपकी इस उम्र में ही इतना छप गया तो आपके लिए आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप जयपुर छोड़ के दिल्ली आ जाएं और कार्टूनिंग को करियर बनाना है तो। लेकिन मुझे समहाउ उस वक्त ये लगता था कि कार्टून में आधे घंटे में बना लेता हूँ, उस काम के लिए मैं पूरा लाइफ को लगा दूं, वो मुझे समझ नहीं आया। शायद मैं यंग था उस वक्त, या मेरा जो जो कैलकुलेशन था वो उतना सटीक नहीं रहा। तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ और काम करूंगा, बेसिक रूप से ब्रेड एंड बटर, बट कार्टूनिंग विल बी इन एडिशन टू दैट। तो वही चीज़ चलती रही। मैंने लॉ किया, पर्सनल मैनेजमेंट किया, फिर मैं जर्नलिज्म किया, फिर इंडियन ऑयल ज्वाइन किया। इंडियन ऑयल ज्वाइन करने के बाद भी कार्टूनिंग एक तरफ चलती रही, लेकिन उसको मैंने कॉरपोरेट टच दिया। मैंने देखा कि जो क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे कार्टून्स देखे हैं, हम्म, क्योंकि मैं करीब 37-38 साल मीडिया लाइन में हो गया। तो अधिकतर कार्टूनिस्ट दिन भर सोचते हैं, तब मंथन करने के बाद एक कार्टून क्षण के शाम को आता है। हम्म। तो ऐसे में आप इसको आधे घंटे में बना लेते थे, तो ये तो मतलब आप एक दिन में नहीं, शायद उस वक्त की सोच और आज जो मैं पलट के देखता हूँ उस सिचुएशन को, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे उस प्रोसेस में, आपको कार्टून्स के और छन के आइडियाज़ आएंगे। आइडिया तो ऐसे आता है कि आपको एक सिचुएशन आई, एक न्यूज़ आई और उससे आपको कार्टून का आइडिया मिल गया। लेकिन अगर आपको बहुत उस दिशा में आगे बढ़ना है तो अध्ययन आवश्यक है, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत आवश्यक है। आपको एक छोटी-सी चीज़ दिखती है और उससे आप कार्टून डेवलप करते हो। तो वो मेरे ख़्याल में इम्पोर्टेंट है। मैं एक सीनियर एडिटर से बातचीत कर रहा था, वो भी अपने युवा समय की बातचीत कर रहे थे कि कैसे उन्होंने ग्रो किया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे-ऐसे शुरू में कार्टूनिंग करके फिर मैं कॉर्पोरेट में आ गया, तो उन्होंने कहा कि आपने गलत डिसीज़न लिया। यू शुड हैव कंटिन्यूड एज़ अ कार्टूनिस्ट। लेकिन मैंने उसको कार्टूनिंग को ज़िंदा रखा। अखबारों में मैं कार्टून्स देता रहा। उसके अलावा कॉर्पोरेट के लिए जैसे-जैसे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होते थे, कंपनी ने कोई एमओयू साइन किया या कोई नई कंपनी को एक्वायर किया, उन मुद्दों को मैं एज़ कार्टून बना के उनके पोस्टर लगाता था। तो इंडियन ऑयल में मैं जब तक रहा तो एक प्राइम लोकेशन पे मेरे पोस्टर्स की एक जगह थी। तो जैसे-जैसे डेवलपमेंट होते थे, मैं उसके अकॉर्डिंगली पोस्टर बना के वहाँ लगाता था। तो वो बड़ा सैटिस्फाइंग था, जो कंपनी के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ थी। यंगस्टर्स के लिए जानना चाहेंगे मेरे ख्याल से बहुत ढेर सारे लोग, कि कार्टूनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? थॉट, कि आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, या जो आप लाइन लिखते हैं, जो उसके उसमें कमेंट होता है, एक लाइन, आधा लाइन, कई बार एक शब्द भी होता है, कई बार बिना शब्द के कार्टून होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? ये मेरी समझ में ये कॉकटेल है। जी, जहाँ आपका जो स्केचिंग है वो भी मैटर करता है, जो आपका कैप्शन है वो भी मैटर करता है, और जो टाइपोग्राफी आप यूज़ करते हैं,
वो भी अपने आप में एक क्रिएटिव एरिया है कि आप कैप्शन किस तरह लिख रहे हैं। जो आपने कहा कि बिना किसी कैप्शन के जो कार्टून है, मैं समझता हूँ वो सबसे बढ़िया कार्टून है, जहाँ आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो कहने वाली बात है, उसको आप किस तरह रखते हैं। मेरा थोड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस के अलावा लिटरेरी प्रोसेस में भी शौक था, तो मैं उसको चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, उसको मैं रिदम में लाने की कोशिश करता था। वो एक तरफ ऑडियंस को रिदम अट्रैक्ट करती थी, दूसरी तरफ जो आइडिया था वो करता था। बट ओवरऑल इन सब का मिश्रण है। अगर आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस में अबू इब्राहिम थे, उनका इलस्ट्रेशन वीक था कंपैरेटिवली, जैसे बच्चे ने ड्रॉ किया, लेकिन उनके आइडियाज बहुत अच्छे थे। सुधीर दर हुए या आर के लक्ष्मण जी हुए, इनकी स्केचिंग बहुत अच्छी थी। मारियो मिरांडा हैं, आप देखेंगे वो किस कदर बनाते थे, एकदम फाइन ट्यूनिंग उसकी करके। तो वो डिपेंड करता है कि पूरा फ्रेम बहुत क्राउडेड होता था, बहुत क्राउडेड था, बहुत क्राउडेड था, और वो मॉडर्न किस्म की उनकी स्केचिंग थी। और मैं समझता हूँ कि कार्टूनिंग कोई भी व्यक्ति जो ऊपर से एक ब्लेसिंग उसको हो और थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, तो चाहे आपने इंजीनियरिंग की, चाहे आपने डॉक्टरी की, कोई भी आदमी उस डायरेक्शन में अगर सोचे तो ही कैन डेवलप दैट परसेप्शन। तो मैं क्लास में कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी मैं बच्चों को मास कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ाता हूँ, तो मैंने कुछ वर्कशॉप की कार्टूनिंग को लेके। तो 50 की क्लास में से 2, 3, 4 बच्चे ऐसे निकल के आते हैं जिनका फ्यूचर लगता है कि कार्टूनिंग में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मुझे लगता है उन युवा टैलेंट्स के साथ में अगर मैं इतना भी कर दूँ कि एक चिंगारी सुलग जाए उस रचनात्मकता की, कि शायद मेरे भीतर भी कार्टूनिस्ट है, दैट इज़ माय अचीवमेंट। अब क्या लगता है कि आजकल जो माहौल है उसमें कार्टूनिंग जैसी विधा सरवाइव कर पा रही है, जब लोगों में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, खासतौर से पॉलिटिकल क्लास में? इंटॉलरेंस तो आप पॉलिटिक्स देखिए, चाहे रिलीजन देखिए, चाहे सोसाइटी के जो मुद्दे हैं वो देखिए, टोटल सोसाइटी इनटॉलरेंट हो गई है। जो हमारी बर्दाश्त करने की शक्ति है वो नहीं रही। दूसरा, जो जिस किस्म का हम एक सैटायर करना चाहते हैं या जो कहना चाहते हैं, उसमें जो डिसेंसी एक क्रिएटर की होनी चाहिए, वो भी अपनी डिसेंसी खो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको सामने वाले को बुरा लगता है। तो एक्चुअली एक, आप उसे कैसे कहेंगे कि एक कम से कम आवरण होना चाहिए कि हम इस लिमिट तक जाएँगे, इसके आगे नहीं। मुझे याद है, जब मैं कार्टूनिंग शुरू कर रहा था तो मेरे फादर ने एक पहली बात मुझे समझाई थी कि अपनी ज़िंदगी की बेसिक एथिक्स मत खोना कभी भी कार्टूनिंग में। और वो ही मैं आज तक मान के चलता हूँ कि आप जो भी क्रिएट करें, जो भी कम्युनिकेट करें, उसमें एथिक्स आपकी ज़रूरी है। वही बात आपकी कलम पे भी लागू होती है, वही आपकी कविता पे भी होती है। मैं ऐसी कविता ना सुनाऊँ जहाँ आग लगा के चला जाऊँ। आग लगाऊँ तो देश प्रेम की आग लगाऊँ। बिल्कुल सही है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो सोसाइटी में, वो कोशिश ना हो। तो कार्टूनिस्ट को भी वही सोचना होगा कि पॉजिटिव तरीके से ले, लेकिन अगर कार्टूनिस्ट पे कोई उँगली उठाता है तो वो एक पूरे सोसाइटी का माहौल है कि उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो फैक्ट है क्योंकि आपने भी वो दौर देखा है जी। कि कहते हैं कि जब सबसे पहले जो देश में आज़ादी के बाद जो सबसे तीखे कार्टून्स बनाते थे, शंकर होते थे जी। और उन्होंने उनके कार्टून्स में कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गधा, कुत्ता, क्या-क्या चीज़ें सब बनाई। लेकिन नेहरू जी कई बार उनको बुला के उनसे बात करते थे कि साहब आपने बहुत अच्छा कार्टून बनाया। तारीफ़ करते थे उसकी कि मुझे भी दिल से छू गया। मुझे जो आपने लिखा है कि मैं इस पे ध्यान रखूँगा, जो आपने बनाया है, इसको सुधारूँगा अपने को। अब चीज़ें बदल गई कुछ चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, उस समय भी बड़ा टॉलरेंट माहौल था, वो भी एप्रिशिएट करते थे कला को। तो ये समाज बदला है या पॉलिटिकल क्लास बदली है? पूरा समाज ही बदला है। वो आज आप देखें कि चाहे पॉलिटिकल लीडर हों, इंटरनेशनल रिलेशंस हों, नेता हों, आप जैसे पत्रकार हों, मेरे जैसे जनसंपर्क कर्मी हों, सभी जगह मूल्यों में ह्रास हुआ है। जी। हम जिन वैल्यूज़ के लिए जीते थे, आज उन वैल्यूज़ के लिए नहीं जीते।
हम कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं फॉर सर्टेन थिंग्स, जो पहले नहीं था शायद। तो वैल्यूज़ के लिए तो मेरे ख्याल में कहीं न कहीं आपको एक दिए की रोशनी जलानी पड़ेगी, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे जनसंपर्क हो, अगर आप ये माने। लेकिन अब देखते हैं कि बिना पीआर के कोई कंपनी सरवाइव ही नहीं कर सकती। स्टार्टअप बाद में बनता है, पीआर कंपनी की सेवाएं पहले ली जाती हैं। ये ऐसा बदलाव क्यों आया? आपने देखा होगा 91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था और उसके बाद से जिस गति से चीज़ें बढ़ी, जो ज़रूरत बनी इमेज की, ब्रांड की, ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने आप को प्रकट कर पाएँ, और जब वो भारत के मार्केट को एक्सप्लोर करें तो भारत अपने आप को भी उस लेवल तक ले जा पाए। ये स्वाभाविक एक अनुभूति आई कि जनसंपर्क की ज़रूरत है, ब्रांडिंग की ज़रूरत है, अपने आप को सजाने संवारने की ज़रूरत है। एक एस्पेक्ट तो ये कि ज़रूरत थी, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन ने ये एक माहौल बनाया कि आपको बाज़ार में ये स्थापित करना है कि आप श्रेष्ठतम हैं, और श्रेष्ठतम स्थापित करने के लिए आपको सब तरह की विधाएँ लेनी होंगी, 360 डिग्री कम्युनिकेशन प्रोसेस, ताकि आप ये बता पाएँ कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज सबसे बढ़िया है। आपने इसमें पीएचडी करने का कैसे सोचा? क्योंकि आप देश में पहले व्यक्ति हैं जिसने पब्लिक रिलेशंस में पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया। हाँ, वो ऐसा हुआ, मैं जब इंडियन ऑयल जॉइन किया मैंने, तब मैं लॉ किया हुआ था, पर्सनल मैनेजमेंट किया हुआ था और जर्नलिज्म डिप्लोमा था। मैं वहाँ बिहार में बरौनी रिफाइनरी है, वहाँ मैंने जॉइन किया। लेकिन जब प्रोफेशन जॉइन किया तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि पब्लिक रिलेशन में इतना कुछ है कि इस पे पब्लिक रिलेशंस पे पीएचडी की जा सकती है। लेकिन जब मैंने तलाश किया तो कहीं भी पीएचडी भारत में नहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं पब्लिक रिलेशन में सीधा-सीधा नहीं कर सकता, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया, और उसमें मास्टर्स करने के बाद मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही हमारे जो पब्लिक एड के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पीडी शर्मा और हमारे वाइस चांसलर त्यागी साहब, उनके पास गया और उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर आप मुझे इस विषय में पब्लिक रिलेशंस में पीएचडी का मौका दें तो ये देश का पहला होगा। कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था। जो भी मैं नोट्स बनाता था, मैं मथुरा पोस्टेड था, लेके जयपुर जाता था मेरे जहाँ गाइड होते हैं, और उसको मेरा सामान चाहे चोरी हो जाए, लेकिन वो जो ब्रीफकेस था वो मुझसे अलग नहीं हो, चाहे मैं टॉयलेट भी जाता था तो वो ब्रीफकेस साथ लेके जाता था। फाइनली आई कुड कंप्लीट इट, और उस वक्त में बेस्ट जो प्रोडक्शन हो सकता था वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का था। तब उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। तो उस पे ही वो छपी और विदिन 3 इयर्स आई कुड गेट दैट। तो वो मुझे सैटिस्फैक्शन रहा है। डॉक्टर साहब, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको आप पिछले 20 साल से आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं, देश की एपेक्स बॉडी है पब्लिक रिलेशंस की, तो इसका काम क्या है और कैसे आप इसको गाइड कर रहे हैं पिछले 20 वर्ष? देखिए, हम पिछले 65 वर्ष से देश की और प्रोफेशन की सेवा में संलग्न है, और हमारे 25 चैप्टर हैं अक्रॉस द कंट्री। उन चैप्टर के माध्यम से हम उन स्टेट्स में अपनी गतिविधियां रन करते हैं। हमारा मूल जो मैंडेट है पब्लिक रिलेशंस को एनकरेज करना, स्किल उनकी बढ़ाना, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो नई विधाएं आई उनके बारे में जानकारी देना, जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। हर साल हम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर साल पीआरएसआई नेशनल अवार्ड करते हैं ताकि एक्सीलेंस को हम प्रमोट कर पाएँ। जो इम्पेनलमेंट होता है पब्लिक रिलेशंस का, उसमें गाइडलाइंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब को लेके पूरे देश में पब्लिक रिलेशंस को एक प्रोफेशनल स्वरूप देने की कोशिश की। इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके अपनी सेवाएं दे पाएँ, या वहाँ की कंपनी जब भारत में आए तो हम उस लायक हों कि हम उनको वो सर्विसेज दे पाएँ, ये कोशिश थी। साथ के साथ में हमने ये भी महसूस किया कि जैसे
जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हमें ट्रेडिशनल जनसंपर्क के मुद्दों के बियॉन्ड जाके, पिछले 20 साल की मेरी उपलब्धि में आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारा चरित्र जो है वो राष्ट्रीय हुआ है। जितने भी मुद्दे थे राष्ट्र से जुड़े हुए, हमने उन सब पे काम किया। मोदी जी सरकार आई, सबका साथ सबका विकास हुआ, हमने उस पे अभियान किया। स्मार्ट सिटीज़ पे हमने काम किया। कश्मीर में जब पत्थर फेंकते थे आर्मी वालों पे, बड़ा दिल दुखता था एज ए कम्युनिकेटर और एज ए नेशनलिस्ट। उस पे हमने सैल्यूटेशंस टू इंडियन आर्म फोर्सेस किया, जो जनरल रावत ने भी हमें अप्रिशिएट किया। जब चुनाव आए, चुनाव के लिए जो रावत साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी सपोर्ट से, उनकी ब्लेसिंग से हमने पूरे देश में इलेक्ट द बेस्ट कैंपेन की। फिर एक ऐसा माहौल देश में डेवलप हुआ कि आप कुछ भी करें तो एज ए अपोजिशन आई हैव टू अपोज। उस बात को लेके हमने एक स्लोगन डेवलप किया, वन नेशन वन एजेंडा वन वॉइस, जिसके माध्यम से मेरी अपनी मान्यता ये है कि आपकी प्राथमिकताएं, आपकी मान्यताएं, आपकी राजनीतिक सोच कुछ भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। सबसे बड़ा जो हमने योगदान किया वो कोविड टाइम में हुआ। कोविड में आपको पता है कि क्लासेस हो नहीं पा रही थी, जो मास कम्युनिकेशन के बच्चे थे वो घर में बैठ के ही पढ़ रहे थे, तो वो जो टेक्नोलॉजीज थी वो विकसित हो रही थी कि आपको जूम पे कैसे पढ़ना है। उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए। देश के 15 बेस्ट प्रोफेसर्स को आग्रह करके हमने हर दिन 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया, जिसमें 1.5 घंटे हम उनको अलग अलग विधाओं पे जनसंपर्क की बात करते थे। फिर स्टूडेंट्स के लिए फिल्म के कंपटीशन किए, पोस्टर के कंपटीशन किए, टीचर्स को थोड़ा मोटिवेशन हो इसलिए उनके लिए भी कंपटीशन किए। ये हमारी सोच थी कि उस वक्त में अगर हम उन्हें कुछ दे पाएँ एज ए प्रोफेशनल बॉडी, तो कोविड से हम बाहर निकल पाएंगे। और कोविड से बाहर निकले। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन है हम जो एजुकेशन पॉलिसी को शोकेस किया। 1.5 महीने के अंदर हमने 400 पेज की एक किताब निकाली और डॉक्टर निशंक जी को वो प्रस्तुत की थी। तो एक जागृति का काम रमेश पोखरियाल मंत्री थे उस वक्त। उन्होंने काफ़ी हमें प्रोत्साहित किया। हमने उन्हीं के साथ में विजयी भारत अभियान भी शुरू किया। जब हम कोविड से बाहर निकल रहे थे तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये थी कि कोविड से हम बाहर निकलेंगे और भारत ने अपने आप को जिस ढंग से चुनौतियों के लिए तैयार किया है, एक समय ऐसा आएगा जब हम विश्व प्रणेता बनेंगे ही बनेंगे। और उसी को लेके हमने विजयी भारत अभियान शुरू किया। डॉक्टर साहब, हम आपसे अपना बातचीत जारी रखेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम अभी ब्रेक के बाद फिर से इस बातचीत को जारी रखेंगे। पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट कलर्स। तो हाउ डू यू सी द डिफरेंस फ्रॉम अगेन as your journalistic background to PR and then to your corporate profile?